नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडू हेल्प चैनल पे। हम आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहे हैं वैज्ञानिक घटनाओं पर आधारित 25 प्रश्नों की सीरीज को। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चंद्रयान 2 द्वारा खींचे गए क्रेटर के चित्र का नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा साराभाई। साराभाई को श्रद्धांजलि देते हुए यह नाम रखा गया है। देखिए आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, पीएसएलवी, जीएसएलवी, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। इन सब के बारे में अभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद इन्हें हम सॉल्व करेंगे और इससे आगे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। देखिए यह होता है अर्थ और हर एक ग्रह का या उपग्रह का अपना एक ऑर्बिट होता है। तो इसी तरीके से हम पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसी तरीके से जीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए यदि हम पृथ्वी से नज़दीकी ऑर्बिट पर हम किसी भी सैटेलाइट को भेजना चाहते हैं तो हम पीएसएलवी का यूज करते हैं। और वही पृथ्वी से यदि हम 36,000 किलोमीटर की रेंज पर, यह आपकी रेंज हो गई 36,000 किलोमीटर की रेंज पर, यहाँ पर हम कोई सैटेलाइट को अगर भेजना चाहते हैं तो हम जीएसएलवी का प्रयोग करते हैं। हम 36,000 किलोमीटर की रेंज को क्यों चुनते हैं? क्योंकि उसका रीजन होता है कि यहाँ पर जो सैटेलाइट का जो रोटेशन होता है, जो परिक्रमण होता है, और पृथ्वी का जो परिभ्रमण होता है वो सेम होता है। इसलिए जो लोकेशन हम ट्रैक करते हैं, यहाँ से जिस लोकेशन को हम ट्रैक करना चाहते हैं वो हमेशा एक स्थिर स्टेशनरी बना रहता है। इसलिए हम जीएसएलवी का प्रयोग करते हैं 36,000 किलोमीटर की दूर पर ऑर्बिट के द्वारा। इसी तरीके से चंद्रमा का भी अपना ऑर्बिट होता है। या देखिए आपका फिगर देखिए, पृथ्वी, यहाँ से हम सैटेलाइट को भेजते हैं तो पृथ्वी का यह चक्कर लगाते हुए यह चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुँचता है और यहाँ पर चक्कर लगाता है। अब समझते हैं कि हम ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर क्या होता है। देख लीजिए ऑर्बिटर क्या होता है। तीन तरीके के हम जो है किसी भी सैटेलाइट को भेजते हैं तो या तो ऑर्बिटर वो होता है जब हम केवल चंद्रमा के ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को छोड़ना चाहते हैं। और लैंडर क्या होता है? लैंडर होता है यदि वहाँ उसकी सरफेस पर हम उसे लैंड कराते हैं, एक लैंडर का प्रयोग करते हैं। और लैंडर से ही निकलता है आपका रोवर, जो उसकी सरफेस पर चलता रहता है और हमें सॉयल के कंपोजिशन आदि के बारे में जानकारी देता रहता है समय समय पर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा। और भी आपसे देखिए कन्फ्यूजन एक जगह होता है कि ये जो हमारा चंद्रयान 2 था ये सक्सेसफुल था या नहीं था। देखिए ये आर्बिटर के रूप में देखा जाए तो सक्सेसफुल था, लेकिन जो सॉफ्ट लैंडिंग का मामला आया था वहाँ पर ये फेल हो गया था। मतलब हम यहाँ लैंडिंग नहीं करा पाए थे। और लैंडर का हमने नाम क्या रखा था? विक्रम। और रोवर का क्या नाम रखा था हमने? प्रज्ञान। ठीक, ध्यान रखिए पीएसएलवी और जीएसएलवी में एक चीज़ और याद रखिएगा, पीएसएलवी में हम 4 स्टेजेस का यूज करते हैं। ठीक है, ईंधन के लिए, ईंधन के दहन के लिए, सॉलिड, लिक्विड और लिक्विड। वहीं जीएसएलवी में हम 3 स्टेजेस का, सॉलिड, लिक्विड और तीसरी होती है आपकी क्रायोजेनिक। यह क्रायोजेनिक जो स्टेज होती है तीसरी, यही बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ही मिनिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और यह तकनीक ना होने के कारण भारत चंद्रयान 1 को भी भारत ने किसके द्वारा भेजा था? पीएसएलवी के द्वारा। चंद्रयान 1 कब भेजा गया था आपका? 2008 में। वहीं चंद्रयान 2 आपका कब भेजा गया? 2019 में। लेकिन इसमें हमने जीएसएलवी मार्क 3 का यूज किया क्योंकि यहाँ तक हमने अपने जीएसएलवी इंडिजीनियस, मतलब स्वदेशी जीएसएलवी जो हमारा रॉकेट लॉन्चर है उसका हमने निर्माण कर लिया है। ठीक है, इसीलिए हमने मार्क 3 का यूज किया है। ध्यान रखिए हमने अपने मंगलयान को भी पीएसएलवी के माध्यम से भेजा था क्योंकि हमारे पास अपना जीएसएलवी नहीं था। ठीक, अब देखिए आपको पीएसएलवी क्लियर हो गया, जीएसएलवी क्लियर हो गया, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर सारी चीजें क्लियर हो गई। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। नासा द्वारा पहली बार मंगल ग्रह पर हेलीकॉप्टर किस मिशन के तहत भेजा जा रहा है? देखिए दोस्तों इसका आंसर है आपका परसिवरेंस मिशन। नासा क्या कर रहा है ये देखिए फिगर से। देखिए आपको भी रोवर समझाया था मैंने कि रोवर जो है उसकी सरफेस पर चलता रहता है और वहाँ के कंपोजिशंस की जानकारी देता रहेगा नासा को। ये रहा आपका रोवर और ये रहा आपका इंजीनिटी हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो इसका नाम है आपका इंजीनिटी। ठीक, इस इंजीनिटी हेलीकॉप्टर को भेजा जा रहा है इस परसिवरेंस मिशन के माध्यम से। यह क्या करेगा? सरफेस के ऊपर ही चलता रहेगा, सरफेस पर यह लैंड नहीं करेगा। ठीक, और यह पहली बार है जो किसी देश के द्वारा ऐसा मिशन भेजा जा रहा है, किसी हेलीकॉप्टर को भेजा जा रहा है। कुछ मंगल मिशन और देख लेते हैं। भारत के मंगल मिशन का नाम था मॉस ऑर्बिटर मिशन। और ये होप मिशन आपसे अगर पूछा जाएगा किसका मंगल मिशन है तो यह है आपका संयुक्त अरब अमीरात का। और चीन ने अभी एक मंगल मिशन अपना भेजा है, उसका नाम क्या रखा है? तियानवेन 1। यह भी पहुंचा नहीं है मंगल ग्रह पर। ठीक है, देखिए तियानवेन की खासियत यह है कि इस पहला देश ऐसा हो जाएगा जो ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों तरीके के मिशन का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो चाइना ऐसा पहला देश बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अप्रैल 2020 को ईरान द्वारा अपने पहले सैन्य उपग्रह का परीक्षण किया गया जिसका नाम क्या है? देखिए दोस्तों इसका नाम है नूर 1। यह ईरान का पहला सैन्य उपग्रह है, मतलब यह जो सैटेलाइट भेजा जाएगा ईरान के द्वारा यह पूरा का पूरा सेना को समर्पित होगा और सेना और ईरान का यह पहला ऐसा उपग्रह होगा। और देखिए दोस्तों देखते हैं दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह। दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह कौन सा है? अनासिस तोती। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, करंट का क्वेश्चन है। और
अगला देखते हैं कि ईरान ने एक जासूसी उपग्रह भी भेजा है, उसका नाम क्या है? OFX-16। ठीक, और देखिए जैसे हमारे यहाँ रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? GSLV, ठीक, या PSLV, वैसे ही ईरान के जो रॉकेट यान है उसका नाम क्या है? कासेद। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान हेतु प्रयोग किए जाने वाले भारत के पहले ह्यूमनॉइड का नाम क्या है? ठीक, इसका दोस्तों सही आंसर है व्योममित्र। अब हम समझते हैं ह्यूमनॉइड क्या होता है। ह्यूमनॉइड का मतलब होता है रोबोट प्लस ह्यूमन इमोशंस। ठीक है, देखिए यदि रोबोट में ह्यूमन इमोशंस को भी डाल दिया जाए तो उसे हम ह्यूमनॉइड बोलते हैं। ये आपको फिगर दिख रहा है, इसे महिला का रूप दिया गया है, अर्ध रोबोट अर्धमानव बोला जाता है क्योंकि आधा स्वरूप है, इसके पैर नहीं है, इसलिए इसको अर्धमानव बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि इसमें हमें रोबोट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ह्यूमनॉइड मिशन गगनयान क्या है? इसमें हम पहली बार क्या कर रहे हैं? अंतरिक्ष में मानव को भेज रहे हैं। तो हम अगर किसी मानव को भेजेंगे तो उसकी जान को जोखिम डालने से पहले हम कोशिश करेंगे किसी रोबोट को हम भेजेंगे, और जो भी लूप होल्स आएंगे, जो भी दिक्कतें आएंगी, उनका सामना हम रोबोट के माध्यम से करेंगे, ताकि आगे जब हम मानव को भेजें तो हमें किसी प्रकार की दुविधा ना हो। ठीक है, इसलिए हमने व्योममित्र रोबोट को इसके लिए तैयार किया है। पहले हम ट्रायल के रूप में भेजेंगे। ठीक, अब हम कुछ और ह्यूमनॉइड देख लेते हैं कंट्रीज के। किरोबो किसका है? किरोबो आपका जापान का है। फेडोर किसका है? फेडोर किसका है? आपका रूस का। और ध्यान रखिए, सोफिया के बारे में सुना होगा आपने। सोफिया क्या है? नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली महिला रोबोट है। ठीक है, उसका नाम क्या है? सोफिया। और किस देश ने इसे नागरिकता दी थी? तो वह है आपकी सऊदी अरब। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। PSLV की 50वीं उड़ान में प्रक्षेपित किए गए भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? देखिए दोस्तों, PSLV आपको पता ही चल गया, 50वीं उड़ान अभी इसने भरी है। तो इसमें जो भारतीय उपग्रह इंडियन सैटेलाइट है वो है आपका रिशर्ट 2BR1। ठीक है, इसका ऑप्शन ए। ठीक, इसका सही आंसर है रिशर्ट 2BR1। ठीक, अब देखिए इसके साथ इसने 9 उपग्रह और भेजे थे, विदेशी उपग्रह। उसमें किन किन देशों के शामिल थे? अमेरिका, इटली, जापान और इजराइल। अमेरिका के 6 सैटेलाइट इसमें शामिल थे, एक इटली, एक जापान और एक इजराइल का। और इस मिशन का क्या नाम था? PSLV C48। और देखिए PSLV QL क्या है? देखिए हम समय समय पर क्या है, PSLV में ही लगातार सुधार करते रहे। इसके अलग अलग वेरिएंट है, PSLV XL, QL। ठीक है, इस तरीके के कई वेरिएंट्स आए PSLV के। तो कभी कभी पूछ देता है कि किस वेरिएंट का प्रयोग किया जा रहा है इसमें, किस लॉन्च व्हीकल का। तो इसमें हम PSLV QL का प्रयोग कर रहे हैं। और हम विदेशी उपग्रह क्यों भेजते हैं? देखिए एक तो सबसे पहली बात तो इसका सक्सेस रेशियो बहुत बेहतरीन है। दूसरी बात है कि इसमें लागत बहुत कम आती है, इसलिए जो बाहरी कंट्रीज है ना, वो भी हमारे लॉन्च व्हीकल का ही प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या किस ग्रह की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है शनि। अभी तक क्या था? बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह होते थे, कितने थे? 79। अब शनि के कितने हो गए हैं? शनि के अब हो चुके हैं, पहले अभी तक कितने थे? 62। 20 और उपग्रह खोजे गए हैं, तो अब टोटल शनि के हो गए हैं 82। तो सर्वाधिक किसके हो गए अब आपसे पूछा जाएगा? तो शनि के। अब देखिए इसका और एक फैक्ट देखते हैं क्या है। सुबारू दूरबीन के द्वारा इसकी खोज की गई है। ये सुबारू दूरबीन आपकी कहाँ स्थापित की गई है? ये आपकी हवाई द्वीप में स्थापित की गई है। हवाई द्वीप कहाँ पे है? देखिए हवाई द्वीप आप अमेरिका का एक आइलैंड है। ठीक है, कई आइलैंडों का समूह है, उसे हम हवाई द्वीप बोलते हैं। ठीक, अब इस हवाई द्वीप को याद रखिएगा। होनोलुलु के बारे में आपने जान रखा होगा, तो हवाई द्वीप की राजधानी है आपकी होनोलुलु। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में क्षुद्र ग्रह 2006 VP32 का नामकरण किस गायक के नाम पर किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका पंडित जसराज। अभी पंडित जसराज की मृत्यु हुई है, तो इन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए इस क्षुद्र ग्रह के नाम पर, इस क्षुद्र ग्रह का नाम परिवर्तित करके पंडित जसराज रख दिया गया है। ठीक, ये क्षुद्र ग्रह 2006 में ही खोजा गया था। देखिए क्षुद्र ग्रह क्या होता है? क्षुद्र ग्रह जो होता है सूर्य के चारों ओर, ये जिस तरीके से ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं, ऐसे क्षुद्र ग्रह भी चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य के। लेकिन अगर क्षुद्र ग्रह पेटी आपकी पूछी जाएगी तो कहां पर है? वो है आपकी बृहस्पति और मंगल के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पेटी पाई जाती है, जहां पर हमारे क्षुद्र ग्रह के 90% वहीं पर ही मौजूद हैं। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए और फैक्ट देखते हैं पंडित जसराज से। देखिए पंडित जसराज जो हैं आपके राजस्थान के मेवाती घराना से आते हैं। ठीक, और इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 17 अगस्त 2020 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चंद्रयान के आर्बिटर द्वारा चंद्रमा की बहिर्मंडल में किस गैस की उपस्थिति का पता लगाया गया है? देखिए आपको मैंने शुरुआत में बताया था, चंद्रयान जो 2 है उसका आर्बिटर सक्सेसफुल रहा है। तो आर्बिटर समय समय पर क्या है, आपको कोई मतलब हमारे जो इसरो है उसे जानकारियां नई नई देता रहता है। जैसे अभी क्रेटर की फोटो उसने खींचकर भेजी थी, अभी उसने एक गैस का पता लगाया। उस गैस का क्या नाम है? आर्गन 40। आर्गन क्या है? एक नोबल गैस है, और नोबल गैस का एक प्रकार है आर्गन 40। ठीक,
अब देखिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे हमारे जो प्राकृतिक रूप से हमें कितनी नोबल गैस हमारे मौजूद हैं, तो वो 6 नोबल गैस हैं। ये देखिए आवर्त सारणी में उनकी इस तरीके से स्थिति दिखाई गई है, आपकी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक, अब इन नोबल गैस से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। हीलियम से जुड़ा हुआ क्या क्वेश्चन आता है, हीलियम का न्यूनतम क्वथनांक होता है और गुब्बारों में जो प्रयोग की जाने वाली गैस होती है वह भी आपकी हीलियम है। और आर्गन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो यह आर्गन है। इसे नोबल गैस बोलते हैं क्योंकि यह अक्रियाशील होती है और कलरलेस होती है, मतलब किसी से भी क्रिया नहीं करती है, इसलिए बहुत ही नोबल होती है, इसलिए इसका नाम ही दिया गया है नोबल गैस। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तीसरी इकाई ने क्रांतिकता प्राप्त की है, जो किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गुजरात। क्रांतिकता का मतलब ये होता है उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो गई है। ठीक, कहने का मतलब होता है, देखिए परमाणु ऊर्जा में पता होगा, अब न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब यूरेनियम का प्रयोग करते हैं तो और वह अभिक्रिया कौन सी होती है, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन का प्रयोग करते हुए हम क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं। ठीक, तो काकरापार की 4 इकाइयां जो है स्टेब्लिश की जा रही हैं गुजरात में, जिसमें से तीसरी इकाई है उसका प्रारंभ वो शुरू हो चुकी है गुजरात में, और गुजरात को इसके माध्यम से सस्ती दरों पर बिजली भी उपलब्ध हो सकेगी। यदि आपसे पूछा जाएगा पहला स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, तो यही है। ठीक, जो इंडिजीनियस है, और अभी तक जो पहले की इकाइयां थी उसमें कनाडा की हेल्प के माध्यम से वो इकाइयां शुरू की गई थी। ठीक है, और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 700 मेगावाट, यह भी ध्यान रखिएगा आप। और भारत का यदि पहला पूछा जाए परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो वह है आपका तारापुर, जो आपका किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। और यह किसकी मदद से यह संयंत्र स्थापित किया गया था, यह अमेरिका की मदद से यह संयंत्र स्थापित किया गया था। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 540 मेगावाट। देखिए इसकी लोकेशन भी मैप में आपको दे रखी है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के रीवा में प्रारंभ सौर पार्क की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है 750 मेगावाट। ठीक है, अब देखिए इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन और फैक्ट्स देख लेते हैं। यदि आपसे देखिए सोलर जो एनर्जी से संबंधित और क्वेश्चंस क्या एग्जाम में हो सकते हैं, सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य यदि आपसे पूछेगा भारत में कौन है, कर्नाटक। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अभी तक सबसे बड़ा सौर पार्क कौन सा है। देखिए भड़ला सौर पार्क आप इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि यह राजस्थान में शुरू किया जा रहा है और 2055 मेगावाट इसकी विद्युत जो उत्पादन क्षमता है, लेकिन यह अभी ऑपरेशनल नहीं है। ऑपरेशनल मतलब यह अभी शुरू नहीं हुआ है। ठीक, यह वर्क इन प्रोग्रेस है। लेकिन पावगड़ा जो सोलर पार्क है ना, ये आपका कर्नाटक में मौजूद है और यह ऑपरेशनल है, मतलब इसके माध्यम से विद्युत का उत्पादन शुरू हो चुका है। ठीक, तो अभी तक जो प्रेजेंट में सबसे बड़ा सौर पार्क कौन सा है, आपका पावगड़ा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आपका कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है आपका फुगाकू। कहाँ का है, जापान का। ये देखिए शिंजो एबे दिया हुआ है। तो जिस समय यह सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 की सूची शामिल की गई थी, जिसमें टॉप 500 की सूची आई थी, तब वहाँ जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो एबे। तो वर्तमान में आपके जापान के प्रधानमंत्री कौन है, ये आप बताइएगा। ठीक, अब देखिए इसकी देखा जाए तो सुपर कंप्यूटर की गति कितनी है, इसकी 415 पेटाफ्लॉप। पेटाफ्लॉप में हम सुपर कंप्यूटर की गति को मापते हैं। सुपर कंप्यूटर और नॉर्मल कंप्यूटर में डिफरेंस क्या होता है, देखिए नॉर्मल कंप्यूटर जो होते हैं वो गणनाएं कैसे करते हैं, 0101 इस फॉर्म में बाइनरी कोडिंग के रूप में करते हैं। लेकिन सुपर कंप्यूटर की खासियत होती है ये पैरेलल करता है, मतलब 01 को एक साथ, 01 की कोडिंग जो है एक साथ करता है, इसीलिए इसकी स्पीड बहुत अधिक हो जाती है। दूसरा देखते हैं कि अभी तक जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था आपका कौन सा था, समिट यूएसए का। इसकी स्पीड कितनी थी, 148 पेटाफ्लॉप। तो समझ सकते हैं आप कितनी अधिक स्पीड है फुगाकू की समिट से। और भारत के इन टॉप 500 में कौन से दो शामिल हैं, आपका है प्रत्यूष और मिहिर। ये दोनों भी टॉप 500 में शामिल हैं, भारत के ये दो सुपर कंप्यूटर। अब देखा जाए अगर और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि टॉप 500 में सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर किस देश के हैं, तो सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर हैं चाइना के 226, और अमेरिका के कितने हैं 114, जापान के 30। लेकिन सबसे तेज किस देश का है, वो जापान का ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका कोलकाता में। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, थोड़ा ध्यान रखिए। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, देखिए किसी भी एक पदार्थ को हम नैनो पार्टिकल्स में तोड़कर उसके कई क्षेत्रों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कार्बन में क्या है, कार्बन का एक देखिए कोयला, कार्बन का ही एक ग्रुप है, और कार्बन का ही एक ग्रुप है ग्रेफाइट। क्या कोयले के माध्यम से आप कॉपी पर अपनी बुक्स वगैरह पर लिख सकते हैं, नहीं, लेकिन कोयलों को ही हम नैनो पार्टिकल्स में तोड़ करके ग्रेफाइट बनाते हैं।
और ग्रेफाइट के माध्यम से हम पेंसिल के रूप में ग्रेफाइट जो पेंसिल में यूज़ करते हैं उसके माध्यम से देखिए कार्बन का किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे मेडिसिन वगैरह में भी हम ऐसे नैनो पार्टिकल्स को तोड़ के यूज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। ठीक, तो इसके जुड़ा हुआ और फैक्ट क्या देखते हैं। प्रोफेसर साबू थॉमस को राष्ट्रीय अनुसंधान पुरस्कार दिया गया था इस सम्मेलन में। ठीक, ये केरल के कुलपति हैं, एक विद्यालय के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है उसके है कुलपति हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन आपका किया गया है बेंगलोर में। ठीक है, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। देखिए यहाँ पे वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन होता है, यहाँ पे वैज्ञानिक शामिल होते हैं और चर्चा करते हैं। ठीक, इसकी थीम क्या है आपसे पूछ सकता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। 107वें, और आपसे अगर पूछ देगा 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा, बताएंगे पुणे में। और पुणे कहाँ, महाराष्ट्र में। और इसकी थीम क्या रहेगी, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत द्वारा किस ओजोन अवक्षयकारी रासायनिक पदार्थ पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141b। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ओजोन क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत अधिक जिम्मेदार होता है, उसी का एक प्रकार है हाइड्रोक्लोरोकार्बन 141b, जिस पर पूर्णतः प्रतिबंध भारत द्वारा लगा दिया गया है। ओजोन क्षरण से जुड़े हुए और क्वेश्चंस के आपके एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपसे पूछा जाता है, ये किससे संबंधित है, ओजोन क्षरण से, और कब आया था ये 1987 में। और इसी से जुड़ा हुआ किगाली समझौता भी ध्यान रखिए 2019 में। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स में जो भी प्रोविजन किए गए थे उन्हें एक तरीके से लागू करने का एक समझौता था, जिसे हम किगाली समझौता के नाम से जानते हैं, जो कब आया आपका 2019 में। और विश्व ओजोन दिवस कब आपका मनाया जाता है, 16 सितंबर को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2020 में WHO के द्वारा किन दो देशों को खसरा और रुबेला मुक्त घोषित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है श्रीलंका और मालदीव। देखिए, कांग्रेचुलेशंस मालदीव एंड श्रीलंका फॉर एलिमिनेटिंग मीजल्स एंड रूबल्स अहेड ऑफ 2023 टारगेट। कहने का मतलब है WHO के द्वारा दक्षिण एशिया के 11 देशों में टारगेट दिया गया था कि 2023 तक ये अपने यहाँ से मीजल्स और रुबेला को समाप्त करेंगे। मीजल और रुबेला क्या होते हैं, ध्यान रखिए, विषाणु जनित रोग होते हैं। एक जीवाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग और विषाणु जनित रोग, 3 तरीके के रोग होते हैं, जिसमें ये दोनों रोग विषाणु जनित रोग हैं। ठीक, और WHO के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र हेतु उन्हीं में से यह 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने पूर्णतः मुक्त घोषित किया है अपने आप को। मुक्त कब घोषित करता है, देखिए, यदि आपके यहाँ पर 3 सालों तक लगातार कोई भी केस नहीं आ रहा है, ना ही मीजल्स का ना ही रुबेला का, तो आपको मुक्त घोषित कर दिया जाएगा उस चीज़ से। ठीक है, और टारगेट ईयर 2023 का है, हो सकता है पूछ दे आपसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन। वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 42। देखिए ऑप्शन देखिए, 2020 में ही इतना परिवर्तन आया है रामसर साइट्स में कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। सबसे पहले 27 थी, तो सबसे पहले आपके 10 रामसर साइट्स शामिल किए गए, उसके बाद फिर 2 रामसर साइट्स जुड़े थे, और अभी वर्तमान में नवंबर में 3 रामसर साइट्स के रूप में और आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है। रामसर साइट्स क्या होता है, रामसर साइट्स में देखिए जो भी भारत की वेटलैंड होती हैं उन्हें इंटरनेशनल एक तरीके से कंजर्वेशन मिल जाता है। ठीक है, तो उसमें भारत की जो 3 इंटरनेशनल वेटलैंड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, सूर सरोवर को हम किठम झील के नाम से ही जानते हैं, ये आपका यूपी में है। दूसरी आपकी लोनार क्या है, ये भारत की एक क्रेटर झील है। क्रेटर क्या होता है, क्रेटर देखिए कहीं पर ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, उसके बाद में क्या होता है, क्रेटर का निर्माण हो जाता है, क्रेटर में जल भराव हो जाता है, तो वो फिर क्रेटर झील बन जाती है। ठीक, क्रेटर का मतलब होता है गड्ढा। ठीक, तो अब तीसरा कौन सा है, सोकर आर्द्र भूमि, जो कहाँ पर है, लद्दाख की। ये 3 जो वेटलैंड्स हैं ये रामसर साइट्स में शामिल की गई हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था। रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 में हुआ था, लेकिन भारत ने इस पर साइन किया था 1982 में, और इसीलिए हम 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक ई कचरा उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों सर्वाधिक ई कचरा उत्पादक देश आपका है चाइना। ठीक है, जो सर्वाधिक प्रोडक्शन करेगा और सर्वाधिक कंजम्पशन करेगा वही ई कचरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश होगा, और अच्छे से मैनेज नहीं करेगा। ठीक, ये देख रहे हैं अभी ई कचरा में एसी, मोबाइल, फ्रिज, ये सब क्या है, ये सब ई कचरा है। ठीक, और भारत का इसमें स्थान क्या था, इस रिपोर्ट में भारत का 3य स्थान था, दूसरा स्थान था अमेरिका का। और देखिए अगर प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो ई कचरा का उत्पादक देश कौन सा है, नॉर्वे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
रेगिस्तानी टिड्डी नियंत्रण की प्राथमिक विधि के रूप में किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका आर्गेनोफॉस्फेट। देखिए दोस्तों, अभी टिड्डियों के विषय में आपको पता होगा कि टिड्डियों का काफ़ी आतंक रहा था भारत के कई क्षेत्रों में। तो टिड्डी क्या होता है, टिड्डी यदि किसी क्षेत्र में यदि मॉइस्चर वगैरह अधिक बढ़ जाता है तो टिड्डियों में एक रसायन होता है सेरोटोनिन, देखिए सी ऑप्शन में दिया हो, सेरोटोनिन जो रसायन होता है ये बहुत अधिक रिलीज होने लगता है, जिससे इनकी संख्या में एकाएक वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इसके कारण ही टिड्डियों का आतंक बहुत अधिक देखा गया और फसलों को टिड्डियां बहुत अधिक नष्ट भी किया है इस बार भारत में। ठीक, भारत में ही नहीं बल्कि सोमालिया के रीजन में, पाकिस्तान के रीजन में, इन रीजन्स में भी। और हालांकि अगर देखा जाए तो भारत के कौन से दो क्षेत्र हैं जो सर्वाधिक प्रभावित रहते हैं टिड्डियों से, तो वो हैं आपके गुजरात और राजस्थान। ठीक, और इसके लिए जो एक हमें समय समय पर बताता रहता था, आप न्यूज़ भी सुनते होंगे कि टिड्डियों का दल इस क्षेत्र से होकर गुजरेगा, तो इसके लिए एक चेतावनी संगठन था, टिड्डी चेतावनी संगठन, जो 1939 में जिसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका? फरीदाबाद में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फरवरी 2020 में 11वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लखनऊ। डिफेंस एक्सपो का आयोजन, उसका उद्देश्य यह है कि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बनाया जाए और हम डिफेंस इक्विपमेंट का निर्माण भारत में करके उसका हम एक्सपोर्ट कर सकें बाहर के लिए, ठीक है, बाहर के देशों को। तो इसके लिए, इसीलिए इसकी थीम भी क्या थी इस बार? भारत एक उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण हब। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर भारत और अफ्रीका के रक्षा मंत्री शामिल हुए थे, जिसे हम लखनऊ घोषणा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। आईएनएस खंदेरी पनडुब्बी को किस प्रोजेक्ट के तहत नौसेना में शामिल किया गया? देखिए आईएनएस खंदेरी जो है, आपका ध्यान रखिए, इसका सही आंसर तो होगा प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 क्या है ना, भारत और फ्रांस के बीच का एक समझौता है। फ्रांस की जो स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियां होती हैं, उनका निर्माण जो है भारत के लिए एक समझौते के तहत हुआ है। 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां भारत को सौंपेगा फ्रांस। और वो कौन कौन सी है? आईएनएस कलवरी जो सौंप चुका है, और दूसरी है आपकी आईएनएस खंदेरी, ठीक है, और आईएनएस वागीर, आईएनएस वागसीर, और उसके बाद में आपकी है आईएनएस वेला, आईएनएस करंज। ये 6 सबमरीन्स हैं, ठीक, जो भारत को फ्रांस के द्वारा सौंपी जाएंगी। और उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? प्रोजेक्ट 75। ठीक, अब देखिए, आप सबमरीन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। 3 टाइप की सबमरीन्स होती है। एक तो आपकी होती है सबमरीन्स न्यूक्लियर, दूसरी होती है आपकी सबमरीन्स बैलिस्टिक न्यूक्लियर, तीसरी होती है सबमरीन्स डीजल इलेक्ट्रिक। तो ये जो 6 सबमरीन्स होंगी आपकी डीजल इलेक्ट्रिक होंगी। डीजल इलेक्ट्रिक आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, कुछ सबमरीन्स क्या होती हैं, सबमरीन्स पानी के अंदर चलती हैं, और लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा पानी के ऊपर भी आती हैं। तो पानी के ऊपर जो आती हैं वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं। ऑक्सीजन लेने के लिए पानी के ऊपर आती हैं, उसके बाद फिर पानी के अंदर चली जाती हैं, और जब तक ईंधन खत्म नहीं होता तब तक वो पानी के अंदर रहती हैं। और जितनी भी ये न्यूक्लियर और न्यूक्लियर बैलिस्टिक होती हैं, ये पानी के अंदर अंदर ही चलती हैं। इसमें हम न्यूक्लियर वेपन्स का भी यूज कर सकते हैं और बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज करते हैं। ये तब यूज की जाती हैं जब किसी देश के साथ युद्ध में एकदम अंतिम स्टेज होती है। ठीक, मोस्टली हम इन्हीं सबमरीन्स का, पारंपरिक सबमरीन्स का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए ये और फैक्ट्स देख लीजिए। स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों के निर्माण मैं आपको बता चुका हूँ। भारत और फ्रांस का समझौता ये भी बताया आपको। प्रोजेक्ट 75 आई क्या है? देखिए, उसी 75 में थोड़ा सा अमेंडमेंट किया है। अब क्या करेगा, ये भारत और फ्रांस के बीच जो समझौता हुआ था वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा। 75 आई यही है। ठीक, अब वो टेक्नोलॉजी भी लेगा फ्रांस के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। यूनेस्को की विश्व जैव मंडल अभ्यारण्य में शामिल भारत के कितने स्थल हैं? देखिए, यूनेस्को के जो विश्व जैव मंडल अभ्यारण्य में भारत के 12 शामिल हो चुके हैं। इन्हें मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। जैव मंडल क्या होता है? देखिए, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, इनका जो संक्रमण क्षेत्र होता है इसे बोलते हैं जैव मंडल। तो यहाँ पर जितनी भी स्पेसीज होती हैं ना, उनके संरक्षण के लिए कुछ स्थानों को संरक्षित किया जाता है, रिजर्व किया जाता है, तो उसे ही हम जैव मंडल बोलते हैं। भारत में ऐसे कितने स्थानों को रिजर्व किया गया? 18। ठीक है, उसमें से 11 ऐसे हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं, सॉरी 12 ऐसे हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं, जिन्हें यूनेस्को के द्वारा संरक्षण दिया गया है। और उसमें 12वां कौन सा है? अभी पन्ना, ठीक, जो कहाँ पर है आपका? एमपी में। और भारत में जैव मंडल कितने? 18 बता चुका हूँ। भारत में यदि पूछा जाएगा आपसे पहला जैव मंडल अभ्यारण्य कौन सा था, तो वो था नीलगिरी तमिलनाडु, और सबसे बड़ा आपका कच्छ गुजरात। और मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत कब से हुई? 1971। और भारत के कितने शामिल है इसमें? 12। देखिए, सबसे बड़ा आपका ये रहा रण ऑफ कच्छ, और जो नवीनतम भी शामिल हुआ है वो है पन्ना, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में। और जो पहला है आपका वह दिया हुआ है नीलगिरी। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। पीएसएलवी की 51वीं उड़ान पीएसएलवी C49 में प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? तो देखिए, भारतीय उपग्रह का नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। तो अब इसरो के द्वारा अब जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होंगी उनका नाम रखा जाएगा। अब उनका नाम पहले रिशर्ट
नाम दिया जाता था, मतलब रडार इमेजिंग सैटेलाइट, लेकिन उनका अब नाम दिया जाएगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। उसी सीरीज की पहली जो सैटेलाइट प्रक्षेपित की गई है उसका नाम है EOS-01। वो 51वीं उड़ान है PSLV की, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ से प्रक्षेपित की गई है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ पर है आपका? श्रीहरिकोटा में। और इसमें लॉन्च जो व्हीकल है आपका कौन सा है वेरिएंट? PSLV-DL। और इसमें 9 विदेशी उपग्रह को फिर से भेजा गया है, लेकिन इस बार इसमें अमेरिका के 4 हैं, लग्जमबर्ग के 4 उपग्रह हैं, एक लिथुआनिया का है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। DRDO द्वारा डिजाइन व विकसित पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल कौन सी है? तो इसका नाम है आपका रुद्रम। ठीक है, एंटी रेडिएशन रुद्रम मिसाइल। मतलब जैसे कि देखिए, इसको सुखोई विमान है अभी लगाया गया है। ठीक, इसमें इस मिसाइल का यूज किया जाएगा इस लड़ाकू विमान में। जिस क्षेत्र में जाएगी वहाँ के रेडिएशन, वहाँ के रडार सिस्टम को फेल करके हम उस पर दुश्मन देशों के जो भी दुश्मन देशों पर अटैक करना होगा आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के रेडिएशन को या रडार सिस्टम को यह मिसाइल फेल कर देगी। ठीक है, और यह वायुसेना को सौंपी गई है क्योंकि यह एयर टू सरफेस मिसाइल है, तो सीधी सी बात है ये वायुसेना को ही सौंपी जाएगी। ठीक, और इसकी मारक क्षमता कितनी है? 200 किलोमीटर की। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन। सिग्नस अंतरिक्ष यान को किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक का नाम दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कल्पना चावला। देखिए, नॉर्थरोप ग्रूमन आपका ऑप्शन देखिए फिगर में दिया हुआ, ये क्या है? इसका नासा के साथ एक समझौता हुआ है कि यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर समय समय पर कार्गो जो है भेजता रहेगा। तो यह कार्गो यह क्या था? 14वीं उड़ान थी इस सिग्नस स्पेसक्राफ्ट की। और इसका ये क्या करता है सिग्नस? ये अपने स्पेस क्राफ्ट को किसी भी ऐसे व्यक्ति के नाम पर जिसने किसी भी अंतरिक्ष यान में अपनी एक उसकी उपलब्धि कोई ना कोई रही हो, तो उसके नाम पर वह नामकरण करता है। तो इस बार नामकरण किसके नाम पर? भारतीय मूल की व्यक्ति कौन है? कल्पना चावला। इनके नाम पर उसने नामकरण किया है। यह कार्गो अंतरिक्ष यान है। ठीक, और अंतरिक्ष उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी आपकी? वो पहली महिला थी कल्पना चावला। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्थायी जैविक प्रदूषकों पर रोक लगाने हेतु अपनाया गया अभिशमय कौन था? तो आपसे देखिए अभिशमय पूछा जा सकता है, तो कौन सा अभिशमय है? स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो देखिए दोस्तों, स्टॉकहोम कन्वेंशन आपका हुआ था 1972 में, जिसके बाद से आपका UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। ठीक, इसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है 2001 में जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था। ये किस लिए होता है? ये POP का मतलब क्या है यहाँ पे? परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, मतलब जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स या ऐसे कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित रहते हैं और हमारी बॉडी में जाकर के धीरे धीरे वो कैंसर या एलर्जी आदि का रीजन भी बनते हैं। ठीक, तो देखिए यह एक तो दूसरी इससे खतरा एक तो यह होता है कि जैसे मान लीजिए यह पेड़ों पर मौजूद हैं, यह पॉल्यूटेंट मौजूद रहते हैं और वह पेड़ों के माध्यम से यह किसी जानवर में जाते हैं, मान लीजिए मुर्गे वगैरह या किसी में भी ऐसे किसी जीव में जाते हैं जिनका हम सेवन करते हैं और उसके माध्यम से मानव में जाता है। तो यह चैन वाइज चैन क्या होता है? इसका जो मात्रा होती है वो धीरे से धीरे बढ़ती चली जाती है। ठीक, तो इसलिए बहुत ही खतरनाक होता है मानव तक पहुंचते पहुंचते। तो इसीलिए इसे खत्म करने के लिए कन्वेंशन हुआ था जिसे हम बोलते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये कब अपनाया गया था? 2001 में। यह लागू कब से हुआ था? 2004 से। भारत के द्वारा इसे रेटिफाई कब किया गया था? 2006 में। ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि भारत के द्वारा अभी 7 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसलिए यह भी चर्चा में आया है। ठीक, अब इस आज का डिस्कशन समाप्त होता है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, शेयर करें। ठीक है।